हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी परीक्षा शिफ्ट सेकंड एवं फर्स्ट के साइंस के प्रश्नों का हल। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट के पहले प्रश्न की, जो आपको पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो आपके पास ऑप्शन थे। ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास क्षुद्रांत्र इलियम, और ऑप्शन सेकंड था आपके पास ग्रेसिका या इसोपेगस। थर्ड ऑप्शन था आपके पास अंधनाल, जिसे क्या बोलते हैं हम सीकम, और फोर्थ ऑप्शन था गृहिणी, जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शनों में से सबसे सटीक आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्षुद्रांत्र के इलियम भाग में भोजन का रक्त में अधिकतम मात्रा में अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात मूव करते हैं, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास वायु, ऑप्शन सेकंड था निर्वात, ऑप्शन थर्ड था एल्यूमिनियम, और ऑप्शन फोर्थ था पानी, और ऑप्शन फाइव था आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो ध्वनि का संचरण है वो माध्यम में होता है। किस में होता है? माध्यम में होता है। कोई भी माध्यम हो, माध्यम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं निर्वात की, तो निर्वात का मतलब होता है जहां पर कोई माध्यम नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो जहां पर कोई माध्यम नहीं है वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर, यानी निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका। क्वेश्चन था आपका कि जो पीतल है एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है, यानी पीतल एक मिश्र धातु है तो उसका निर्माण किस किस से मिलकर होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास तामा और टिन, ऑप्शन सेकंड था आपके पास तामा और जस्ता, और ऑप्शन थर्ड था आपके पास सोना, लोहा और जस्ता, और ऑप्शन फोर्थ था आपके पास सीसा और टिन, और ऑप्शन फाइव था आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, यानी जो आपका पीतल है वो किससे मिलकर बना होता है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? आपके पिताजी। ट्रिक क्या है? पिताजी। अब इससे क्या होगा? पी का मतलब होता है आपका पीतल। पी का मतलब क्या होता है? पीतल। ता का मतलब होता है तांबा, और जी का मतलब होता है या तो आप जिंक बोलो, या जिंक को ही हम क्या बोलते हैं? जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता बोलो या जिंक बोलो। तो इस प्रकार जो आपका पीतल है वो किस किस से मिलकर बना होता है? आपका एक तो तांबा, दूसरा जस्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सेकंड था थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन थर्ड था वृषण ग्रंथि, ऑप्शन फोर्थ था अधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन फाइव था आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों ग्रंथियों में से ऐसी ग्रंथि बताइए जो कि बहिस्रावी का भी कार्य करती हो और अंतःस्रावी का भी कार्य करती हो। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि इन चारों में से ऐसी ग्रंथि बताइए जो मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका अग्नाशय ग्रंथि। इसका एक भाग तो बहिस्रावी की तरह कार्य करता है और दूसरा अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अग्नाशय ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? तो ये तो अभी तक के आपके क्वेश्चन थे। अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो तो थे आपके शिफ्ट फर्स्ट के में जो क्वेश्चन आए थे वो। अगर अब मैं बात करूँ शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन आए थे उनकी, तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। उन्हें सबसे पहला प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सेकंड था आपके पास विटामिन सी और डी,
ऑप्शन थर्ड था विटामिन ए, डी, ई, के, और ऑप्शन फोर्थ था आपके पास विटामिन बी और ई। तो अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अब जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या, कीड़ा। क्या ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा। और जो जल में घुलनशील विटामिन है उनके लिए एक ट्रिक याद रखनी है आपको, क्या, WBC। क्या ट्रिक याद रखनी है, WBC। अब W का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर, यानी जो वाटर के अंदर घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सी, एक तो आपकी विटामिन बी और दूसरी विटामिन सी। अब मैं अगर इसकी बात करूँ कि वसा में घुलनशील विटामिन के लिए ट्रिक क्या है आपके पास, कीड़ा। तो कीड़ा के अगर आप लिखें तो KEDA, यानी ऐसी आपकी विटामिन हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होती हैं। कौन सी, KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, यानी ADEK। आपकी जो विटामिन होती हैं वो किस में घुलनशील होती हैं, वसा में घुलनशील। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि यदि बिडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है, यानी कि बिडाल टेस्ट के लिए किसी मरीज से सैंपल लिया गया है ब्लड का, तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा। तो आपके पास 4 डिजीज दिए हुए हैं। डिजीज कौन कौन से आपके, तो एक तो आपका क्षय रोग जिसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस या TB, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है आपके पास हाथी पाँव जिसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस, और चौथा है आपके पास एस्केरियोसिस, और पांचवा ऑप्शन है आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। तो अगर हम बात करें कि जो बिडाल टेस्ट है, बिडाल परीक्षण वो किस डिजीज के लिए किया जाता है, तो आपका जो बिडाल टेस्ट है वो आपके टाइफाइड डिजीज के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती हैं, जो स्नेहन में मदद करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सेकंड था गोबलेट कोशिकाएं, ऑप्शन थर्ड था तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन फोर्थ था आपके पास गैस्ट्रिक ग्रंथि, और ऑप्शन 5 था आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, यानी एक कोशिका ग्रंथिल कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती हैं आमाशय के अंदर, वो होती हैं आपकी गोबलेट सेल्स। कौन सी होती हैं, गोबलेट सेल्स या गोबलेट कोशिकाएं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट था आपके पास हीमोफिलस के कारण, ऑप्शन सेकंड था क्लोस्ट्रीडियम के कारण, ऑप्शन थर्ड था माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, ऑप्शन फोर्थ था कॉर्नीबैक्टीरियम के कारण, और ऑप्शन 5 था अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपका कुष्ठ रोग होता है वो आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास, अगला क्वेश्चन था आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि इन में चारों या पांचों में से जो आपका कौन सा है जो पादप हार्मोन नहीं है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एथिलीन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास एब्सिसिक अम्ल यानी एसिड, और ऑप्शन थर्ड था आपके पास साइटोकाइनिन, और ऑप्शन फोर्थ था वैसोप्रेसिन, और ऑप्शन 5 था आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हम ऑप्शन ए, बी और सी आपके तीनों ही पादप हार्मोन है, लेकिन ऑप्शन डी है जो आपका वैसोप्रेसिन वो क्या है, एक जंतु हार्मोन या मानव हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो वैसोप्रेसिन है वो एक पादप हार्मोन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन था आपका कि यदि 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे प्रतिदिन चलता है तो 4 रुपये प्रति kWh यानी किलोवाट घंटा की दर से इसे 15 दिनों तक चलाने के लिए ऊर्जा की लागत क्या होगी। देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि जो आपका आंसर है, यानी जो आपका फॉर्मूला है वो याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, P/H/D/1000। अब इससे क्या होगा कि जो आपका
जो 300 वाट का एक उपकरण है वो कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कितनी यूनिट बना रहा है, उससे आपकी ये यूनिट kWh के अंदर आ जाएंगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि P का मतलब है शक्ति, ठीक है, H का मतलब है कितने घंटे, और D का मतलब है दिन, यानी कितने दिन चल रहा है, कितने दिन चलाने के लिए आपको उसका ऊर्जा की लागत पूछ रहा है, बट्टे 1000। अब बट्टे 1000 क्यों किया, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो WH के अंदर है वाट प्रति घंटे के, और जो प्रति घंटे की लागत आती है वो किस में आ जाएगी, किलो वाट प्रति घंटे में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ शक्ति कितनी है यहाँ पर, अगर शक्ति की बात करोगे तो शक्ति दी हुई है आपको 300 वाट, ठीक है, इनटू अभी क्या था PHD, यानी H यानी घंटे, कितने घंटे, 6 घंटे, D यानी कितने, क्या, दिन, यानी 15 दिन, बटे 1000, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा आपका निकल के कितने, 9, कितना आएगा, 9 इंटू 3। जैसे कि आप सॉल्व करोगे इसको तो 15 इंटू 6 करोगे 90 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, और 90 इंटू 3 बटे 10 बचा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, कितना आ जाएगा, 27 kWh। और 1 kWh का मतलब ही होता है 1 यूनिट, यानी 27 kWh का मतलब 27 यूनिट। अब 1 यूनिट का यानी एक प्रति kWh का चार्ज कितना है, 4 रुपये। तो 27 kWh है उसका चार्ज कितना हो जाएगा आपका, 27 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 27 इंटू 4, यानी 28 2 4 दूनी 8 8 और 2 10, यानी 108 रुपये। 27 kWh का जो आपकी लागत है ऊर्जा की वो कितनी हो जाएगी, 108 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था आपका, अगला क्वेश्चन था आपका, यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पेशेंट है, वो आपका रिकेट्स डिजीज से पीड़ित है, तो उसके आहार में निम्नलिखित किस तत्व की कमी थी। तो देखो एग्जामिनर कितना पागल बना रहा है बच्चों को, इसमें उसने यहाँ पर क्या, जो विटामिन हैं उनके सीधे सीधे नाम ना देकर उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ राइबोफ्लेविन, ये होता है आपका B2 का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल, ये होता है आपका विटामिन D का रासायनिक नाम। और थायामिन की बात करें तो ये होता है आपका B1 का रासायनिक नाम। और एस्कॉर्बिक अम्ल, ये होता है विटामिन C का रासायनिक नाम। और ऑप्शन 5 है आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। तो अगर आपको पता है कि जो रिकेट्स है वो विटामिन D की कमी से होता है, अब तो इसके अंदर किसकी कमी है, तो विटामिन D यानी कैल्सीफेरॉल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है। इमेजिंग स्कैन मतलब जिसमें चित्र दिखाई दे। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन फर्स्ट की एक्सरे, ऑप्शन सेकंड की बात करूं ECG, ऑप्शन थर्ड की बात करूं CT स्कैन, ऑप्शन फोर्थ की बात करूं SLB, और ऑप्शन फिफ्थ की बात करूं अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SLV। क्या है, SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि एक इमेजिंग स्कैन का क्या प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये आपके फिनिश होते हैं पटवारी परीक्षा के सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।